महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव और उस चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियों का तेज हो जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की टेंशन बढ़ा देने वाला है। इस वक्त आपको बता दें कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी के सहयोगी दल एनडीए में जो शामिल हैं, जिसमें अजीत पवार गुट की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना प्रमुख रूप से यहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रियता दिखा रही हैं। उसको देखते हुए आगामी वक्त की रणनीतियों के चलते भारतीय जनता पार्टी असमंजस में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में आगामी 3 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में किस तरीके से बीजेपी अपनी सियासी साख को बचा पाएगी, किस तरीके से अपने सियासी आधार को यहाँ पर कहीं ना कहीं बरकरार रख पाएगी या फिर उसको मजबूत कर पाएगी, ये बड़े चैलेंज, बड़ी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। आखिरकार क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में कि अकेले दम पर सरकार बना पाएगी? क्योंकि ऐसा मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी निश्चित तौर पर सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन लोकसभा चुनाव ने यहां पर हाईकमान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आपको बता दें दर्शकों कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा। तीनों पार्टियां यहाँ पर एनडीए गठबंधन से कहीं ना कहीं अपनी बड़ी जीत की जो उम्मीद लिए बैठी थी, वहां पर झटका लगता हुआ नजर आया। आपसी सहयोग ना होने के कारण इंडिया गठबंधन ने 30 सीटों पर बाजी मार ली और 18 सीटों पर यहाँ पर एनडीए गठबंधन सिमटता हुआ नजर आया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मजबूती से वापसी, इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे का कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत होना, और उसके साथ साथ यहाँ पर उद्धव ठाकरे एनसीपी जो शरद पवार गुट है वो भी कहीं ना कहीं एकजुटता के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे वक्त में यहाँ पर एनडीए गठबंधन के लिए चुनौतियां ये हैं कि एक तरफ सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत जो है तमाम सहयोगियों को खुश कर पाना, और दूसरा चैलेंज कि महाराष्ट्र की राजनीति को अब शिवसेना, असली शिवसेना जो बता रहे हैं अपने आप को उद्धव ठाकरे, उनकी गैर मौजूदगी में चुनाव लड़ा पाना, ये दोनों पहलू चैलेंजिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग के तहत यहां पर सहयोगी दलों को उनकी मजबूती के आधार पर सीटें दी, लेकिन अजीत पवार वो ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसके आधार पर बीजेपी यहां सत्ता में वापसी करती हुई उनके सहारे नजर आए। लिहाजा आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपने दावे ठोकती हुई नजर आ रही है। मजबूती के साथ अपने दावे ठोकने का मतलब साफ सीधा यही नजर आता है कि महाराष्ट्र में जो एनडीए गठबंधन है, यानी कि जिस गठबंधन में यहाँ पर बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट है, उन तीनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के यहाँ पर लगातार जो है जद्दोजहद चल रही है। अजीत पवार गुट से जुलाई 2023 में यहाँ पर बगावत करने वाले कहीं ना कहीं अजीत पवार यहाँ पर शरद पवार की पार्टी से जो अलग हो गए थे, उन्होंने अब कहीं ना कहीं फिर से वापसी करने के संकेत दे दिए हैं। केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के इस वक्त हैं, और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ यहाँ अजीत पवार मुलाकात करते हैं, महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में उनको अवगत कराते हैं। इसके साथ साथ अपनी पार्टी की ये भी मांग रखते हैं कि सहयोगियों का पूरा ख्याल महाराष्ट्र में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। यानी कि स्वतंत्रता का मतलब साफ इतना दिखाई देता है कि आने वाले वक्त में यदि बीजेपी हाईकमान उनके बारे में सोच विचार नहीं करती है तो कोई बड़े फैसले लेने के लिए वह आगामी वक्त में कदम उठा सकते हैं। उन बड़े फैसलों में साफ तौर पर दिखाई देता है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी के कई नेता फिर से शरद पवार की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी परिवर्तन करने के लिए अजीत पवार फिर से एक बार अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर के राजनीतिक समीकरण बनाते हुए नजर आने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति काफी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, वो माहौल अनुकूल नहीं है, वो माहौल प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, और इस प्रतिकूल माहौल को साधने में किस तरीके से कामयाबी हासिल हो पाएगी, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। बीजेपी लगातार चाहती है कि आने वाले वक्त में
भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपना मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, 2019 में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट में दो धड़े होने के बाद एकनाथ शिंदे बाजी मारने में कामयाब रहे और उद्धव ठाकरे जो चंद दिनों के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे उनको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि महाराष्ट्र में सियासी जमीन कमजोर हो, सत्ता से पार्टी रुखसत होती हुई नजर आए, और यदि ऐसा होता हुआ प्रतीत होता है तो आगामी वक्त की राजनीति को साधना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कुछ ऐसा ही दर्शा दिया है दर्शकों। यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव में 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत दर्ज करना इस बात के यहाँ पर संकेत देता है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति काफी दिलचस्प होती हुई नजर आएगी। महाराष्ट्र में मराठा और इसके साथ साथ ओबीसी आरक्षण के बीच कहीं ना कहीं बड़ी सियासी जंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो छगन भुजबल हैं, जो कि महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं, वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के साथ महाराष्ट्र सरकार किसी तरीके की छेड़खानी न करे। आपको बता दें कि ओबीसी समुदाय की आबादी महाराष्ट्र में निर्णायक भूमिका में है। 40% से अधिक ओबीसी वोट बैंक जो है महाराष्ट्र में निवास करता है। इसके साथ साथ 30% से अधिक आबादी जो है वो मराठा समुदाय की है। ऐसे में वर्ष 2016 में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जो 16% आरक्षण देने की बात यहाँ पर मराठा समुदाय को की थी, प्रस्ताव पारित विधानसभा में हुआ और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को यूं कहें कि देवेंद्र फडणवीस को झटका लगता हुआ नजर आया। झटका लगने के बाद 2021 तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, ये मामला लंबित रहा और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सहमति जताते हुए ये संकेत दे दिया कि महाराष्ट्र में जो आरक्षण यहाँ पर मराठाओं को दिया जा रहा है ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि 51% से अधिक आरक्षण देने का प्रावधान संविधान के नियमों में नहीं है और ये प्रक्रिया जो है ये गैर संवैधानिक है। ऐसे में आने वाले वक्त में यहाँ पर बीजेपी के लिए गले की फांस ये बन सकती है, क्योंकि बीजेपी ने लगातार पिछले 10 सालों से ये चुनावी वादे किए हैं कि यदि हम सत्ता में वापसी करते हैं तो महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अभी तक मराठा समुदाय को इस चीज का इंतजार है। पिछले वक्त में देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी साफ तौर पर प्रदर्शन हुआ था और उनसे मांग की गई थी कि जिस वक्त चुनाव लड़ते वक्त आपने वादा किया था तो फिर बीजेपी इस वादे को पूरा करने में पीछे क्यों हटती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने 15 अगस्त तक महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर के कोई सटीक कदम नहीं उठाया गया तो आगामी वक्त में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की चिंगारी और भी सुलगती हुई नजर आ सकती है। बड़े आंदोलन का यहाँ पर हवाला देते हुए मनोज जारंगे साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि चुनाव से पहले कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है और इसको लेकर के मराठा समुदाय अपनी पूरी तैयारियां कर रहा है। दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर छगन भुजबल ने साफ तौर पर कह दिया है कि यदि ओबीसी आरक्षण से छेड़खानी हुई तो फिर वो सरकार के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।